हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस एग्जामिनेशन यूजीसी नेट। यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन के बारे में हम डिटेल में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे इस एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं इस पे। इस एग्जाम की जितनी भी डिटेलिंग जो भी मुझे पता है वो सब आपको बताऊंगी। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को, एज लिमिट क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इनमें, सिलेबस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे प्रिपेयर करें इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, प्लस जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके बारे में भी बताऊंगी। प्लस ये एग्जाम क्लियर करने के बेनिफिट क्या है, इसके जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है, ये सब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके जो भी डाउट हैं इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो एग्जाम है यूजीसी नेट का एग्जाम, ये कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। ठीक है, एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीएसई की थी। 2018-19 से पहले ये जो एग्जाम था ये सीबीएसई कंडक्ट कराता था। ठीक है, बट अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए को मिली है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बहुत सारे एग्जाम, इंडिया के बहुत सारे नेशनल लेवल के एग्जाम यही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। ठीक है, और इस एग्जाम के तहत ठीक है क्या डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर, जेआरएफ जो बता रही थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका क्या मतलब है कि जब आप ये नेट का फॉर्म भरते हैं ना, तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और दूसरे आएगा जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो आपको चूज करना होता है जब आप ये फॉर्म भरेंगे, तो आपको चूज करना होगा कि आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर रहे हैं ये जो एग्जाम, या जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको चूज करना होता है। ठीक, पर इन दोनों का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, तो वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये जो एग्जाम है ये क्लियर होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन बोथ द पेपर्स। इसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है। इसका जो एग्जाम होगा उसमें दो पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। दोनों ही पेपर में कैसा परफॉर्म किया है कैंडिडेट ने, उसके बेसिस पे आपका ये एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है, जेआरएफ प्लस एपी का या एपी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। दरअसल जेआरएफ की कह लीजिए जो मेरिट होती है, जो कट ऑफ होता है जेआरएफ का थोड़ा हाई होता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ थोड़ा उससे लो होता है। ठीक, पर दोनों का क्या यूजफुलनेस है वो सब मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि दोनों एग्जाम क्यों, एक कैंडिडेट क्यों दोनों एग्जाम देता है। दोनों के एज लिमिट भी अलग है। ठीक है, हर कोई जेआरएफ का नहीं दे सकता है, दे सर्टेन एज लिमिट। अब जो कैंडिडेट, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, सपोज करिए कैंडिडेट है उसने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं होगा कि जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा, भले उसकी उसमें मार्क्स चाहे जितने भी आए। अगर किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है तो उसे, अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करता है तो उसे असिस्टेंट प्रोफेसर की ही डिग्री, मतलब जो भी आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का ही किया जाएगा। ठीक है, अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं ओनली देन आपको उसके लिए कंसीडर किया जाएगा। राइट, और ये यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन होता है ये साल में 2 बार होता है। ठीक, ये जो एग्जामिनेशन है साल में 2 बार होता है। और अभी पिछले 2-3 महीने से बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा इस एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि अभी पिछले दिनों ये एग्जाम मतलब हुआ है, जून जुलाई में इवन हुआ है ये। तो ये जो एग्जामिनेशन है साल में 2 बार होता है, एक बार जून जुलाई में होता है और एक बार दिसंबर में होता है। ठीक है, एक बार जून जुलाई के मंथ में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। जब जून जुलाई में होता है तो इसके फॉर्म अप्रैल मंथ में आते हैं, और अभी सितंबर 2022 चल रहा है। अगले महीने फिर से यूजीसी नेट के फॉर्म आने वाले हैं दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। तो साल में नेट का एग्जाम 2 बार होता है, 2 बार आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जाम में 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म का ध्यान रखिएगा, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में आता है। और जून में, जून या जुलाई, कभी कभार एग्जाम पोस्टपोन भी हो जाते हैं, जैसे पिछला वाला पोस्टपोन होकर जुलाई में हुआ है। तो ये एग्जाम जुलाई या दिसंबर के जुलाई एंड दिसंबर के मंथ में होते हैं।
ठीक। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका जो फॉर्म की फीस वगैरह क्या है थोड़ी सी ये भी डिटेल बता देती हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो डिटेल मैंने ली है ये जून अभी 2022 वाला जो एग्जाम होना था, जून जुलाई 2022 वाला जो एग्जाम है उसमें ये सब डिटेल थी। उसमें जर्नल के लिए जो फॉर्म की फीस थी दैट वाज 1100, बाकी ओबीसी और अदर कैटेगरी के लिए 550 और 275 फीस थी। ठीक है, इसका भी थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। फिर इसके बाद इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, पहले होता था ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में, लेकिन अब ये सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका मोड क्या है, ऑनलाइन। और अगर मैं बात करूं पेपर के पैटर्न की, तो इसमें दो पेपर होते हैं जैसा मैंने बताया। नेट के एग्जाम में दो पेपर होंगे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। और जो दोनों पेपर्स हैं इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं है, मतलब 3 घंटे का पेपर होता है। ये जो पेपर होगा ये आपका 3 घंटे का होगा, 180 मिनट का होगा, और दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। ठीक है, जो पेपर 1 होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, जो पेपर 1 होता है वो होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे चेक किया जाता है कैंडिडेट का। ठीक है, और इसके लिए दिस इज कंपलसरी। ये जो पेपर 1 है ना, ये सारे ही, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट में फिल किया हो फॉर्म, चाहे मैनेजमेंट में, चाहे कॉमर्स में, चाहे हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में फिल किया हो, पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल। पेपर 1 सारे सब्जेक्ट के लिए सेम होता है। ठीक है, जबकि पेपर 2 जो होता है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये जो पेपर 2 होता है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, इसमें आपका जो भी मास्टर्स में जो सब्जेक्ट था उसमें आप ये पेपर देते हैं। ठीक, बात समझ में आई। दो पेपर होते हैं इसमें, बट दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे, 3 घंटे में दोनों पेपर करने हैं, दोनों पेपर के बीच में गैप नहीं है। पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल, क्योंकि इसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। ठीक है, इसमें आएगा आपका रीजनिंग एबिलिटी होगी, रीडिंग कंप्रहेंशन होगा, ठीक है, जर्नल अवेयरनेस होगी, ये सब चेक होगा। ठीक, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 50। जो पहला पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पे 100 नंबर का हुआ। और फिर जो पेपर सेकंड होगा जो सब्जेक्ट बेस होगा, जिसमें आप कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हैं, तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यहाँ पे बनेंगे 200 नंबर, मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर। ठीक, तो यानी पूरा जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है ये 300 नंबर का होता है। ठीक, जिसमें पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल द कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं उनका पेपर 1 कॉमन होता है, और पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और दोनों पेपर कंपलसरी है। ठीक, और अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर गलत आंसर है देन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये अच्छी बात है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आपके आंसर गलत है। और अगर कोई आंसर मतलब नहीं किया, नहीं अटेम्प्ट किया, देन देयर विल बी नो मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई मार्किंग स्कीम। अब मैं आपको बता देती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आपका मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो गया है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं नेट में, ठीक है, उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें आपका होना चाहिए, और उसमें जो मार्क्स है ना जनरल कैटेगरी के लिए, जो मार्क्स है दैट इज 55%, आपके मास्टर्स में 55% होने चाहिए। ठीक, और जो दूसरी कुछ कैटेगरीज हैं ओबीसी, एससी, एसटी, बाकी कैटेगरीज पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनके केस में 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, आपका मास्टर्स या तो कंप्लीट हो चुका हो, ये पहली क्राइटेरिया है कि आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका हो विद 55%, जनरल कैटेगरी के केस में, ओबीसी और एससी एसटी के केस में 50%। ठीक है, या दूसरा एक क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप परस्यूइंग है, ठीक है, अभी मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, रिजल्ट अवेटेड है, या एग्जाम दे दिया है, ठीक है, या रिजल्ट किसी भी कारण से डिले हो गया है, तो भी आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो उस केस में आपको जो मतलब सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो प्रोविजनल होगा। ठीक है, जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तभी वो मतलब आपका ये जो मतलब ये जो आपने एग्जाम अगर क्लियर किया है तो ये तभी माना जाएगा जब आप अपनी मास्टर्स की डिग्री क्लियर कर लेंगे विद स्पेसिफाइड परसेंटेज। ठीक, तो अपियरिंग वाले भी इसको दे सकते हैं, इवन देना ही चाहिए। अगर आप एमकॉम फाइनल ईयर में है, या एमबीए फाइनल ईयर में है, या एमए या एमएससी किसी भी के फाइनल ईयर में है, तो एक बार जरूर
अगर टीचिंग में आप जाना चाहते हैं तो नेट का एग्जाम जरूर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक तो पेपर का आइडिया लग जाएगा ना, तो इसलिए ज़रूर देना चाहिए। फिर उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे एडवाइस की जाती है कि जनरली नेट का एग्ज़ाम जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है, जैसे अगर आपने एम कॉम किया हुआ है, ठीक है, आपने एम कॉम किया है तो आप कॉमर्स में दें नेट का एग्ज़ाम। अगर आपने एम बी ए किया हुआ है, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट में दें नेट का एग्ज़ाम। अगर आपने सपोज करिए एम ए इकोनॉमिक्स वगैरह किया हुआ है, ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स में दें, ठीक है। तो जो भी आपका मास्टर्स में जो सब्जेक्ट था उसमें एडवाइजेबल है कि कैंडिडेट को उसी में नेट का एग्जाम में अपियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कैंडिडेट को कोई भी सर्टिफिकेट, जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो फॉर्म भरते टाइम आपको कोई भी अपना सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आपकी एलिजिबिलिटी पता चल रही हो कि आप मास्टर्स हैं या इतने परसेंट हैं, वो कुछ भी आपको फिलहाल नहीं सेंड करना है विद एप्लीकेशन फॉर्म, या एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट आपको नहीं सेंड करना है, ठीक है। जब आपका हो जाएगा, मतलब जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तब उसके बाद अगर मांगा जाता है तब आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, वरना एग्जाम होने से पहले आपको कोई भी अपना सर्टिफिकेट, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ भी आपको नेट यूजीसी नेट के ऑफिस नहीं सेंड करना है, ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी इवन नहीं सेंड करना है, ठीक। तो यही एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके आगे यही बात है जो मैं एक बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर और ये जो जेआरएफ का एग्जाम है, इट डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन बोथ द पेपर्स। कैंडिडेट ने दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में कैसा परफॉर्म किया है, उसके कितने परसेंट आए हैं, दोनों का मिला के उसके बेसिस पे कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर करता है, ठीक है। और अगर कोई कैंडिडेट ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया है तो ही विल नॉट बी कंसीडर एज द अवार्ड ऑफ जेआरएफ। तो ये नहीं माना जाएगा कि भले उसके मार्क्स जितने भी आए, उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो उसे जेआरएफ अवार्ड के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप फॉर्म भरें तो आप ध्यान से, दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन आएगा और एक आएगा जेआरएफ विद असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं आप प्रॉपरली यहाँ पे चूज करेंगे, तभी अप्लाई करिएगा, ठीक है। दोनों में से आपको चूज करना होगा, क्योंकि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया और ज्यादा परसेंटेज भी आ गए, ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि आपको जेआरएफ अवार्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया है और आप वो कट ऑफ क्लियर करते हैं तभी आपको जेआरएफ अवार्ड होगा, राइट। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द जेआरएफ, वो कैंडिडेट, अब थोड़ा जेआरएफ के बारे में बताती हूँ कि जेआरएफ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो वो कैंडिडेट जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर द रिसर्च वर्क, ठीक है। वो आगे अगर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो रिसर्च के लिए जा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, आईआईटी या कोई भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उन्हें एज अ जेआरएफ अवॉर्डी वो फुल टाइम रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, प्लस साथ में वहां पे पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ जेआरएफ। तो अगर आप रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, और इसमें आपको जेआरएफ में फेलोशिप भी मिलती है, ठीक है, ये देखिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो कैंडिडेट जो जेआरएफ क्लियर करते हैं, ठीक है, दे आर एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप ऑफ यूजीसी। यूजीसी की आपको फेलोशिप भी मिलती है अंडर द स्कीम, ठीक है। बट इसके लिए आपको फुल टाइम रिसर्च करना होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, आईआईटीज में या किसी इंस्टीट्यूशन में, और इसका वैलिडिटी पीरियड होता है 3 ईयर का। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ जेआरएफ। ये जेआरएफ का बेनिफिट है कि अगर आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, पीएचडी करना चाह रहे हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर जेआरएफ, ठीक। चलिए अब मैं एज के बारे में बता दूं। तो ये जो जेआरएफ है ना, इसमें एज लिमिट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, दोनों में से सोच के भरिएगा। जो जेआरएफ है उसमें एज लिमिट है कि जो कैंडिडेट है उसकी एज शुड नॉट बी मोर देन 31 ईयर, 31 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जेआरएफ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं। बट कुछ इसमें रिलैक्सेशन भी है, जैसे ओबीसी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी, प्लस कुछ फ्रीडम फाइटर और भी कुछ कैटेगरीज में कुछ रिलैक्सेशन भी है। लेकिन टोटल रिलैक्सेशन 5 साल से ज्यादा किसी भी कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 31 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ओबीसी या किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक। और असिस्टेंट प्रोफेसर, केवल अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे देयर इज नो अपर एज लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी साल के आप हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक। तो अब चलिए, अब मैं आपको आगे सब्जेक्ट्स बता देती हूँ।
सब्जेक्ट्स को लेके भी बहुत डाउट होता है स्टूडेंट्स को। तो देयर आर 82 या 84 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें आप दे सकते हैं नेट का एग्जाम। ये सारे सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजी, अरब कल्चर, अरेबिक, ठीक है। पूरा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। हमारे मतलब का क्या है, क्योंकि मैं कॉमर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, तो ये मेरे चैनल के अगर स्टूडेंट हैं, जैसे हैं मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेट के लिए पूछ रहे थे, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कॉमर्स में, अगर आपने बीकॉम एमकॉम किया हुआ है देन यू कैन अप्लाई इन दिस सब्जेक्ट। कॉमर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोड है 08, ठीक है। अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो आप इस 18 जो यहाँ पे ऑप्शन है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पेपर कोड है 01, ठीक है। और ऐसे ही बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट से आप देख सकते हैं। और अगर आपने एमबीए किया हुआ है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, तब आप इस मैनेजमेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, पेपर कोड है 17, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 82 सब्जेक्ट्स हैं, आप इन 82 सब्जेक्ट किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नेट के एग्जाम के लिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरा ये इसका सिलेबस मिलेगा कहाँ से, ये तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए, अब इनका सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो यूजीसी नेट ऑनलाइन डॉट इन, आप यूजीसी नेट ऑनलाइन डॉट इन पे जाएंगे, वहां से आपको सिलेबस मिल जाएगा। इवन वहां से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, जिसको आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहीं से मैंने सिलेबस डाउनलोड किया था, ठीक है। जैसे फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन है सभी के लिए, और ये हिंदी इंग्लिश दो मीडियम में होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर जो सारे ही सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमारा जो कॉमर्स का पेपर है ये है, ठीक है, कॉमर्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली इस साइट पे जाइएगा, यूजीसी नेट ऑनलाइन डॉट इन पे जाइएगा, आपको यहाँ से सिलेबस मिल जाएगा। बाकी मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है, थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको बता, सिलेबस बहुत लेंदी था, 10-12 पन्नों का था, ठीक है, पर मोटा मोटा मैंने सिलेबस का जो क्रक्स है वो निकाल के यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी। सबसे पहला जो पेपर 1 है, जहाँ पे आपका जर्नल पेपर होता है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें आपके 10 कह लीजिए चैप्टर्स आएंगे, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, कंप्रहेंशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, आईसीटी है, इन्वायरमेंट के बारे में है, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। तो पेपर 1 में ये सब आता है, और पेपर 1 बहुत इजी होता है। एक बात बता रही हूँ, मेरा भी नेट क्लियर है, ठीक है, और बहुत पहले 2011 में मेरा क्लियर हो गया था, ठीक है। तो पेपर 1 बहुत इजी होता है, आसानी से कर लेंगे। कोई भी बुक ले लीजिएगा पेपर 1 के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो डिफरेंट टॉपिक्स है ना, इसके लिए सेपरेट बुक कहाँ ढूंढते रहेंगे। तो पेपर 1 के लिए आती है, मार्केट में बुक है, बहुत सारे पब्लिकेशन की है, पियर्सन पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, ले लीजिए और उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर 1 आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। केवल 50 क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं यहाँ से, ठीक, तो वो प्रिपेयर करिएगा। फिर अगर मैं कॉमर्स का जो अगर है, आप कॉमर्स में अगर नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारे चैप्टर हैं जो बेसिकली सब्जेक्ट है अलग अलग, आप ग्रेजुएशन मास्टर्स में ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं नेट के एग्जाम के लिए, अगर कॉमर्स में अप्लाई करेंगे तो। बिजनेस इन्वायरमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस स्टैट्स है, आरएम है, बीएम है, एचआरएम है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है। तो ये काफ़ी वाइड सिलेबस होता है। तो इसीलिए मैं एक एडवाइस करना चाहूँगी कि जब भी अगर सपोज करिए आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, जनरली डिसाइडेड होता है कि हमें टीचिंग में जाना है, ठीक है, ग्रेजुएशन मास्टर्स तक बच्चों का समझ में आ जाता है, बच्चों को अपना टेस्ट कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। तो अगर टीचिंग में जाना है, ग्रेजुएशन में ही आपको समझ में आ गया है कि आगे चल के आपको टीचिंग में जाना है, तो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं केवल पास होने के लिए मत पढ़िए, थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू करिए, और वहीं से अपने नोट्स जो है अच्छे से बनाना शुरू करिए, नोट्स को मेंटेन करना शुरू करिए, ताकि आगे चल के नेट के एग्जाम में वो नोट्स काम आए, ठीक है। क्योंकि इतने सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपने ग्रेजुएशन में 3 साल में पढ़ा, ठीक है, और जो मास्टर्स में आपने 2 साल में, सॉरी, मास्टर्स में जो 2 साल में पढ़ेंगे वो सब यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो बहुत डिटेल पढ़ना है, तो इसीलिए ग्रेजुएशन में धीमे धीमे पढ़ते रहेंगे, मास्टर्स में 2 साल में धीमे धीमे पढ़ेंगे, तब आप आसानी से ये नेट का एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ऐसा कोई बहुत
डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं। और अगर मैनेजमेंट में आप नेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो बस जो बीबीए में आपने 3 साल में पढ़ा है और जो एमबीए में आपने 2 साल में पढ़ा है वो सब आपका आएगा। ठीक है, मोटा मोटा मैंने यहाँ पे सिलेबस से ही निकाल के ये लिखा है। फॉर्म एक तो आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एचआरएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल एचआरएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, रिसर्च मेथोलॉजी, ऑपरेशन रिसर्च, आईबी, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये सारे ही सब्जेक्ट आपने बीबीए में पढ़े हैं, आपने एमबीए में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सारे ही सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर टीचिंग में जाने का आपने मन बना लिया है, पहले से ही डिसाइडेड है, ग्रेजुएशन में समझ में आ गया है कि हमें टीचिंग में जाना है, तो ग्रेजुएशन में ही धीमे धीमे पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, और कोर्स कंप्लीट हो जाए तो नोट्स को संभाल के रखिएगा ताकि वो नेट की प्रिपरेशन में काम आए। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें वो मैंने अभी आपको बता दिया कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। ये मत सोचिएगा कि मास्टर्स जब कंप्लीट हो जाएगा, जब एम कॉम या एमबीए कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे नेट की, नहीं, ऐसा मत करिएगा। ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग योर मास्टर्स, ठीक है, धीमे धीमे तैयारी करते रहिए, क्योंकि सिलेबस तो वही है जो आप मास्टर्स में पढ़ेंगे, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, तो उसी दौरान उन्हीं को, उन टॉपिक को पक्का करते चलिए। ठीक है, डेप्थ में पढ़ाई करिए। और पेपर 1 की अगर मैं बात करूं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, तो उसके लिए अरिहंत की एक बुक आती है, वो ले लीजिए, सफिशिएंट है, मैंने केवल वही पढ़ा था, आराम से पास होता है। ठीक है, और पेपर 2 की बात करूं तो बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन की बुक है, पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, उपकार पब्लिकेशन की बुक है, आप वो भी ले सकते हैं। उसमें क्या है, पूरे ये जितने भी 10 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ना, इसमें तो 10 से भी ज्यादा सब्जेक्ट हैं, ये सब की एक कंबाइंड बुक है, मतलब उसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो वो उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, जो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, कि इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, केवल ये जो पियर्सन पब्लिकेशन या उपकार पब्लिकेशन की जो बुक है ये पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, हर सब्जेक्ट की जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको आप सेपरेटली स्टडी भी करिएगा। ठीक है, अगर आप कॉलेज के हैं तो वहाँ की लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाइए। और बहुत सारे टीचर्स भी मेरे साथ मेरे चैनल पे हैं, तो वो उन टीचर्स को भी कहना चाहूँगी कि अपनी लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाइए। मैंने भी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी का बहुत फ़ायदा उठाया है, वहीं से मैं बुक्स लेती थी और पढ़ती थी, तो आप भी फ़ायदा उठाइए, वहाँ से जो बुक्स हैं उन्हें मतलब पढ़िए, नोट्स बनाना शुरू करिए। अभी सितंबर चल रहा है, अगले महीने फिर से नेट का फॉर्म आएगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो टारगेट बनाइए, टाइम है। देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के एंड में होता है, 25 दिसंबर के आसपास होता है एग्जाम, तो सफिशिएंट टाइम है, इतने टाइम में आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, टीचर्स के साथ एक एडवांटेज ये है कि वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट की बात करूं तो उनके साथ एडवांटेज ये है कि उन्होंने अभी तुरंत पढ़ा हुआ है, ये सारे ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में ये सब्जेक्ट अभी तुरंत पढ़े हैं, तो उनके दिमाग में भी सारे टॉपिक एकदम फ्रेश हैं, बस उसको क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, बस थोड़ा सा वाइड है, सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, सोचिए हर चीज पढ़नी है। अकाउंट्स में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफएम, आईबी, आईटी, सब पढ़ना है, सब कुछ, एचआरएम, ओबी, ठीक है, सब कुछ, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सब कुछ पढ़ना है, तो वाइड है पर आसान है। ठीक है, और थोड़ा सा इन डेप्थ करिएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब एकदम इजी कॉन्सेप्ट तो नहीं आएंगे एग्जाम में, तो थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ाई करिएगा। ठीक है, और अगर मतलब आप इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे, प्लस ये जो पब्लिकेशन की ये जो बुक्स हैं ये भी काफ़ी अच्छी हैं, इनको भी फॉलो करेंगे, अच्छे से कर लेंगे, तो कोई डाउट नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। और अगर नेट के लिए टारगेट कर रहे हैं तो 3 महीने 4 महीने का समय बहुत है, आप ग्रेजुएशन के हैं, मास्टर्स के हैं, तो अभी समय बहुत है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करिए, आप आसानी से एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप, अब मुझे लगता है कि नेट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो अब आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, पर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।